नेक्स्ट है स्पार्स मैट्रिसेस हैव मैनी जीरो एंट्री, मैनी नॉन जीरो एंट्री, हायर डायमेंशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्पार्स मैट्रिसेस क्या होती है, जिसमें मैनी नंबर ऑफ जीरो एंट्री रहती है। तो नॉन जीरो की कंपैरिजन में वहां पे जीरो एंट्रीज ज्यादा मिलेगी, उसको बोलते हैं स्पार्स मैट्रिसेस। नेक्स्ट है स्ट्रक्ट नोड इंट आई फ्लोट जे। तो एक सी प्रोग्राम गिवन है, ये कह लो आप सी प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे। तो स्ट्रक्ट नोड, तो नोड को डिफाइन किया गया है इंटीजर आई और फ्लोट जे। अब ये नोड बना दी गई है जिसमें इंटीजर आई और फ्लोट जे, दो एलिमेंट है आपके आई और जे, एक इंटीजर है एक फ्लोट है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर एस 10। तो ये एक एरे बनाया गया है, एक एरे बनाया हुआ है जिसका नाम है एस और पॉइंट कर रहा है 10 एलिमेंट को। बट ये 10 एलिमेंट कौन से है, ये 10 नोड को पॉइंट कर रहा है। इन स्ट्रक्ट नोड की जो आपने नोड बनाई है इसी को पॉइंट कर रहा है ये पॉइंटर, जिसमें आपका इंटीजर आई और फ्लोट जे रहने वाला है। तो द अबव सी डिक्लेरेशन डिफाइन एन एरे each element of which is pointed to a structure of the type node। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ टू फील्ड each field being pointed to an array of 10 element, ये तो गलत है। स्ट्रक्चर ऑफ थ्री फील्ड, ये भी गलत है। एन एरे each element of which is a structure of type node, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे सही क्या आपका, क्योंकि ये pointed to an array है, an array each element of which is pointed to a structure of type node। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए वाला। तो ये पॉइंट किसको कर रहा है, इस स्ट्रक्चर की नोड को पॉइंट कर रहा है। एक एरे है ईच एलिमेंट ऑफ विच इज पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर ऑफ टाइप नोड। नेक्स्ट है अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप शॉर्ट फ्लोट एंड लॉन्ग ऑक्यूपाई 2 बाइट 4 बाइट और 8 बाइट। तो शॉर्ट आपका 2 बाइट, फ्लोट आपका 4 बाइट और लॉन्ग आपका 8 बाइट। द मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर द वेरिएबल टी इग्नोरिंग अलाइनमेंट। तो यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें आपका शॉर्ट S5। तो शॉर्ट की जो लेंथ है वो 2 बाइट है और यहाँ पे आपने एरे लिया है S5 का मतलब इसका एरे डिफाइन किया आपने, 5 एलिमेंट है इसमें। तो एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है, तो 5 एलिमेंट कितने लेंगे, 10 बाइट स्टोर कर लेंगे ये 10 बाइट्स। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर शॉर्ट S और इसके अंदर है यूनियन, यूनियन में आपका फ्लोट Y और लॉन्ग Z। तो फ्लोट Y कितना लेगा स्पेस, फ्लोट Y मतलब कि 4 बाइट लेता है ये, और लॉन्ग Z ये 8 बाइट लेता है यहाँ पे। अब यूनियन में क्या रहता है कि जो लार्जेस्ट मेमोरी है वो अलोकेट होती है, तो 4 और 8 में से 8 बाइट आपकी अलोकेट हो जाएगी मेमोरी इस यूनियन के लिए। और ऊपर आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया है शॉर्ट S और इसमें मेमोरी कितनी लगने वाली है 10 बाइट। तो आपको मेमोरी रिक्वायरमेंट बतानी है फॉर वेरिएबल टी। तो टी आपका ओवरऑल पूरा है यहाँ पे, टी आपका कंप्लीट ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर एरे और उसके अंदर यूनियन है। तो आपका टोटल मेमोरी कितना लगेगा 10 + 8 कितना बाइट 18 बाइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला। और अगर ये यूनियन की मेमोरी पूछे यू की, तो यू की मेमोरी आपकी 8 बाइट है यहाँ पे 8 बाइट यूनियन मतलब यू की। इसने पूछा है टी की, तो टी आपका पूरा स्ट्रक्चर है, तो पूरा स्ट्रक्चर 10 बाइट एरे का और 8 बाइट यहाँ पे लेगा। यूनियन की अगर बात करें तो वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी को बचाता है यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल 4 और 8 है तो वो बड़ा स्पेस ले लेगा 8 बाइट वाला, उसी में 4 बाइट फ्लोट Y को भी स्टोर कर सकता है, Z को भी स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे वेस्टेज कम होता है यूनियन में एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है व्हाट डज द गिवन प्रोग्राम प्रिंट। ये भी काफी अच्छा प्रोग्राम आपका गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कैरेक्टर C = गेट 2011। तो यहाँ पे C नाम का एक एरे ऑफ कैरेक्टर लिया हुआ है, तो इस एरे ऑफ कैरेक्टर में आपका जो स्ट्रिंग है वो स्टोर है, क्या स्टोर है गेट 2011। तो यहाँ पे ये G, ये आपका A, ये आपका T, ये आपका E, इसके बाद आपका 2, ये आपका 0, ये 1 और लास्ट में आपका 1। अब
सी इसको पॉइंट कर रहा है। अब इसका बेस एड्रेस आप कुछ भी मान सकते हो, इसका बेस एड्रेस मान लो 1000 है, तो ये आपका 1001 हो जाएगा, ये आपका 1002, ये 1003, ये आपका 1004, 1005 और 1006 और 1007। इनका इंडेक्स नंबर लिख लो आप। ये इंडेक्स नंबर 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये आपका 4, ये 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। अब पहली वाली लाइन आपने कंप्लीट कर ली है, कैरेक्टर ऑफ एरे। नेक्स्ट कैर पॉइंटर p इक्वल टू सी। तो p एक पॉइंटर है, p क्या है, पॉइंटर। तो पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है, तो स्टोर किसका एड्रेस है, यहाँ पे c का एड्रेस है। तो p किसको पॉइंट कर रहा है, इस c को, ये कह सकते हैं यहाँ पे p किसको पॉइंट कर रहा है, इस c को। अब c का बेस एड्रेस क्या है, क्योंकि अगर c के बेस एड्रेस की बात करें, बेस एड्रेस 1000 है यहाँ पे, तो इस 1000 को कौन पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, p। इसका तो मतलब यही हुआ ना, p के अंदर एड्रेस स्टोर होता है, क्योंकि पॉइंटर का काम क्या होता है, पॉइंटर के अंदर सिर्फ आप एड्रेस स्टोर कर सकते हो, और एड्रेस इसने बता दिया है कि c को पॉइंट कर रहा है, तो c का बेस एड्रेस p के अंदर स्टोर है, जो कि है 1000। चलो जी, नेक्स्ट कह रहा है प्रिंट परसेंटेज s। तो परसेंटेज s क्या करता है, देखो परसेंटेज s प्रिंट करेगा स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग चाहिए बस और कुछ नहीं, पूरा स्ट्रिंग आएगा तो प्रिंट कर देगा। चलो जी, कोमा, अब ये है p, तो p की वैल्यू आपको पता है, p के अंदर क्या है, 1000। कौन सा एड्रेस है, 1000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे p आपका 1000 है, प्लस p3। अब p3 क्या है, तो p3 आपका यहां से देखो, क्योंकि अगर बात करोगे आप 1000 की, क्योंकि p के अंदर है 1000, तो आपका ये 1000 पे क्या है, g है। अब इसमें +3 कर दो, 1000 में +3 करोगे तो क्या बनेगा, 1003, 1003। तो 1003 पे क्या स्टोर है आपका, e स्टोर है, तो p e की वैल्यू आई है, देखो p प्लस, अब p e एक बार ये लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर इसको सोल्व करते हैं 1 बाय 1। ये आपका p1, तो यहाँ पे ये p आपको पता चल चुका है, ये आपका 1000 है, प्लस p3 आया आपके पास में 1003 पे जो वैल्यू है p+3 पे कौन सी वैल्यू है आपकी, e है, यहाँ पे आपको क्या मिला है, e। ये लो जी, माइनस p1 का मतलब 1000 में 1 ऐड कर दो, तो 1001 पे a, ये आपका a आ चुका है यहाँ पे। ये लो जी, अब आपको यहाँ पे एक एड्रेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस आएगा तो उस पे जो वैल्यू होगी, जो स्ट्रिंग होगा, उसको ये प्रिंट कर देगा। तो अब जब इस तरह से e आए और a आए, e में से a माइनस करना है, तो यहाँ पे अब C कंपाइलर क्या करता है, इनकी एस्काई वैल्यू उठाएगा, इनकी एस्काई वैल्यू। तो E की एस्काई वैल्यू होती है 69 माइनस A की होती है आपकी 65, तो इनको माइनस करने पे क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 1000, तो +4 कितना आ गया आपका 1004। तो इस 1004 पे जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर देगा। तो 1004 पे आपका क्या है, यहां से देख लो, 1004 पे आपका 2, तो मतलब कि 2011, ये पूरा स्ट्रिंग है, क्योंकि परसेंटेज s, तो ये स्ट्रिंग को ही प्रिंट करेगा। तो 1004 के बाद के पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका 2011। तो ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, यूजीसी नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे अब वर्ड f1, तो f1 नाम का एक फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन आपका f2, तो 2 फंक्शन गिवन है। अब f1 क्या कर रहा है, इंटीजर a इंटीजर b, तो a और b यहाँ पे पास किए गए हैं इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर c इक्वल टू a इक्वल टू b और b इक्वल टू c। तो ये देखो क्या कर रहा है, c इक्वल टू a और a के अंदर b डाल दिया और b के अंदर वापिस से c डाल दिया। तो यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है और कुछ नहीं है, स्वैपिंग हो रही है, a और b की वैल्यू को स्वैप कर रहा है, स्वैपिंग a एंड b। तो f1 स्वैपिंग कर रहा है। दूसरा f2 गिवन है, तो यहाँ पे अब एड्रेस पास किए गए हैं, इंटीजर पॉइंटर ऑफ a इंटीजर पॉइंटर ऑफ b, तो यहाँ पे एड्रेस पास होंगे,
इंटीजर सी लिया। अब सी के अंदर एड्रेस मतलब कि वैल्यू एट ए इंसर्ट की गई। अब वैल्यू एट ए पे डाली गई है वैल्यू एट बी वाली, और वैल्यू एट बी पे डाली गई है वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ पे भी स्वैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी स्वैपिंग हो रही है, स्वैपिंग ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू को स्वैप किया जा रहा है। सी आपका यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन F2 ये काम कर रहा है, F2, और F1 भी स्वैपिंग कर रहा है। बट जब हम यहाँ पे वैल्यू पास करवाते हैं, क्योंकि आप पैरामीटर पास करवाते हो बाय वैल्यू और बाय एड्रेस, तो जब हम वैल्यू से पास करवाते हैं तो वहाँ पे जो एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। जो आपकी मेन फंक्शन में जो वैल्यू रहती है वहाँ पे उस पर कोई असर नहीं होता है स्वैपिंग का। तो ये विद इन फंक्शन यहाँ पे स्वैपिंग हो जाती है, बट जैसी फंक्शन से बाहर आओगे इसका जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाता है, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता जब हम पैरामीटर पास करते हैं बाय वैल्यू। और जब पैरामीटर पास किए जाते हैं बाय एड्रेस, तब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर वैल्यू को स्वैप करता है, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करता है। तो यहाँ पे स्वैपिंग होती है F2 में, तो F1 में कोई स्वैपिंग नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेन फंक्शन इंटीजर मेन, यहाँ से आपका काम शुरू होगा। ये तो दो फंक्शन डिफाइन किए हैं बस, जिनका मतलब हमने समझ लिया। अब यहाँ पे इंटीजर a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आपकी 4, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 6। अब पहले वाले फंक्शन को कॉल किया गया F1 को। तो जब F1 को कॉल करोगे आप, a और b पास करवा रहे हो, तो a और b का मतलब 4,5, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इनके बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। बट ये स्वैपिंग ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होने वाली, मतलब कि a और b सेम रहेंगे। तो इस फंक्शन के बाद में भी आपका a 4 रहेगा, b आपका 5 रहेगा, बस इतना समझना है आपको। कोई चेंज नहीं होने वाला, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेकंड, अब F2 को कॉल किया गया है। जब F2 को कॉल करेंगे तो एड्रेस ऑफ B पास किया हुआ है, तो B आपका 5 है। तो देख लो ये 5 कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर मिलेगा। इसका एड्रेस मान लो 1000 है, ये आपका B वेरिएबल है। ऐसे ही अगर आपका C ये वेरिएबल है जो कि है 6, ये कहीं ना कहीं एड्रेस में स्टोर होगा मेमोरी में किसी न किसी एड्रेस पे। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ B पास किया गया है, तो F2 के अंदर देखो एड्रेस ऑफ B मतलब कि 1000 ये पास किया गया, और एड्रेस ऑफ C मतलब कि 2000 पास किया गया है यहाँ। तो इनका एड्रेस गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब 1000 मिलेगा और यहाँ पे जब 2000 मिलेगा, तो इन पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर वैल्यू स्वैप कर रहा है अभी ये, इन पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वैल्यू स्वैप कर देगा। तो B और C की वैल्यू को स्वैप कर देगा, तो B के अंदर 6 आ जाएगा और C के अंदर 5 आ जाएगा। तो अब फाइनली आपकी वैल्यू, क्योंकि A के अंदर तो 4 ही रहा, B की वैल्यू क्या हो चुकी है 6 और C की वैल्यू 5, तो स्वैपिंग कर देगा अब ये। इसके बाद प्रिंट करना आपको फाइनली %d C माइनस A माइनस B। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, C में से 5 में से A माइनस करना है जो कि 4, और माइनस B जो कि है 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -5। आंसर क्या आ गया आपका? -5। ए वाला आंसर हो जाएगा आपका। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर से एक सी प्रोग्राम गिवन है आपको, void f नाम का एक फंक्शन है, यहाँ पे एड्रेस पास किए हुए हैं p इक्वल टू क्यू एंड वैल्यू एट p इक्वल टू 2। तो ये आपका फंक्शन डिफाइन है। अब मेन फंक्शन में i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0 कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर है, ये मान लो। इसका एड्रेस है 1000, ये आपका i है। अब j, ये आपका j है जिसमें वैल्यू स्टोर है 1, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा आपका मेमोरी में। मेन में अब इस फंक्शन को कॉल किया गया f एड्रेस ऑफ i, तो f के अंदर देखो एड्रेस ऑफ i का मतलब 1000 पास किया गया है, एड्रेस ऑफ j मतलब 2000 पास किया गया है यहाँ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2000 पास हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, p इक्वल टू क्यू। p इक्वल टू क्यू का मतलब क्या है, तो p के अंदर
क्यू वाला एड्रेस स्टोर हो गया यहाँ पे अब पी के अंदर, क्योंकि यहां से हमें देखो जब एड्रेस पास किया गया तो पी के अंदर था 1000 एड्रेस और क्यू के अंदर था 2000। अब जैसे ही आप ये स्टेटमेंट यूज करते हो पी इक्वल टू क्यू, पी इक्वल टू क्यू, तो इसका मतलब क्यू वाला एड्रेस पी के अंदर आ चुका है। तो यहां पे अब पी के अंदर क्या आ चुका है आपका 2000। तो फाइनली पी के अंदर आपका 2000 आ चुका है। पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट। दूसरी लाइन वैल्यू एट पी इक्वल टू 2। अब पी के ऊपर जो वैल्यू है, तो यहाँ पे पी पे एड्रेस है 2000, तो वैल्यू एट है 2000। अब 2000 पे जो वैल्यू है, 2000 पे वैल्यू है 1, इसको रिप्लेस कर रहा है बाय 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। यही तो कह रहा है ये, वैल्यू एट पी इक्वल टू 2। तो 2000 पे वैल्यू असाइन करनी है, तो वैल्यू आपकी 2 असाइन हो जाएगी, तो 1 को रिप्लेस करके 2। बस ये अपना काम कर दिया इस फंक्शन ने, कंप्लीट। अब बाहर आ जाओ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और आई कोमा जे। अब आई और जे को प्रिंट करवाना है, तो आई के अंदर तो 0 ही रहा आपका, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, तो आई की वैल्यू 0 प्रिंट करेगा। अब जे वाली वैल्यू को चेंज कर दिया जो कि है 2, तो ये आउटपुट आ जाएगा आपका। तो आंसर आ गया आपका 0,2 या 0,2 कह लो, तो 4th वाला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट फिर से एक सी प्रोग्राम गिवन है यहाँ पे, इंटीजर मेन, और आपका एरे गिवन है यहाँ पे। तो एरे के अंदर ये सारे एलिमेंट है, तो यहाँ पे पहले ही से एलिमेंट को स्टोर कर लेते हैं हम। तो अगर हम एरे बना लेते हैं यहाँ पे, तो आपका पहला एलिमेंट है 1, फिर आपका 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद 0, 1, 2 और ये आपका 5। ये आपका एरे गिवन है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर 0, ये 1, ये 2, 3, 4, ये इंडेक्स नंबर लिख लेते हैं सबके। ये लो। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कोमा आई पी इक्वल टू एरे प्लस 4, तो यहाँ पे ये पॉइंटर गिवन है। पॉइंटर मतलब कि आईपी किसको पॉइंट कर रहा है, आईपी एरे प्लस 4। तो यहाँ पे आपका एरे जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कि आईपी किसको पॉइंट कर रहा है, 4th। आईपी किसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, 5th एलिमेंट को। तो एरे प्लस 4 का मतलब क्या है यहाँ पे, 0 + 4, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अब 5th एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। आईपी किसको पॉइंट कर रहा है, 5th एलिमेंट को, 5th एलिमेंट को। तो ये बता दिया इसने। तो यहाँ पे 5th एलिमेंट देखो, ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां, मतलब कि यहाँ पे आईपी इसको पॉइंट कर रहा है, 5th एलिमेंट को। एरे प्लस 4 मतलब कि 4th इंडेक्स कह लो या तो, क्योंकि एरे की वैल्यू है 0, एरे का जो इंडेक्स है स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 + 4 मतलब कि आईपी के अंदर जो वैल्यू है, आईपी के अंदर जो वैल्यू है वो 5th वाले एलिमेंट की है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी किसको पॉइंट कर रहा है, 5th एलिमेंट को। नेक्स्ट प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी IP1। अब IP1 का मतलब क्या है, फिर IP1 का मतलब है IP + 1, वैल्यू एट IP + 1। अब IP अगर 4th वाले मतलब कि 5th वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो इसके अंदर +1 करोगे तो नेक्स्ट वाले ही तो एलिमेंट आएगा, +1 करेंगे तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट आएगा जो कि आपका 6। तो यहाँ पे आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपका 6 आ जाएगा। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे एरे गिवन है और आईपी एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है 5th वाले एलिमेंट को। तो 5th वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो 5 को पॉइंट कर रहा है। अब IP1 आपको डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है। तो IP1 का मतलब क्या है, IP के अंदर +1 करना, IP के अंदर +1, वैल्यू एट IP + 1 जो कि आपकी 6, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए वाला। अब डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, स्वैप x, y कैन नॉट बी यूज्ड एज द पैरामीटर आर पास बाय द वैल्यू।
तो इन चारों में से जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा फिर डी वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करना चाहते हो एक्स और वाई को, तो यहाँ पे आपको एड्रेस पास करवाना होगा, क्योंकि आप वैल्यू पास करवा रहे हो तो वैल्यू से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते आउटसाइड द फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर तो स्वैपिंग हो जाएगी ए और बी की, बट आउटसाइड द फंक्शन मतलब कि मेन फंक्शन में स्वैपिंग नहीं होने वाली विदाउट एड्रेस। जब तक आप वैल्यू पास नहीं करवाओगे यूजिंग एड्रेस आपकी स्वैपिंग नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग 5 लेबल वर्टिसेज इज। तो टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बताने हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका n की पावर n-2 टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री पॉसिबल। n क्या आपके नंबर ऑफ वर्टिसेज, n इज नंबर ऑफ वर्टिसेज। तो टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने पॉसिबल है, n की पावर n-2 और n क्या है नंबर ऑफ वर्टिसेज। नंबर ऑफ वर्टिसेज कितने गिवन है 5, तो 5 की पावर 5-2 कितना आ गया 5 की पावर 3 जो कि आ जाएगा 125। तो ये आपका आंसर आ चुका है 125 टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट है, इफ द क्यू इज इंप्लीमेंटेड विद ए लिंक लिस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ ए फ्रंट पॉइंटर and a rear pointer, which of these pointer will change during an insertion into a non-empty queue। तो यहाँ पे क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हो यूजिंग लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे 2 पॉइंटर गिवन है आपको, फ्रंट एक फ्रंट है एक आपका रियर है। तो आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो इंसर्ट के दौरान कौन सा पॉइंटर चेंज होगा, नाइदर ऑफ द पॉइंटर चेंज, ओनली फ्रंट पॉइंटर चेंज, ओनली रियर पॉइंटर चेंज, या बोथ ऑफ द पॉइंटर चेंज। तो इंसर्ट करने के लिए हम रियर से इंसर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है रियर वाला ही पॉइंटर आपका चेंज होगा, फ्रंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फ्रंट से हम क्या करते हैं डिलीट करते हैं, फ्रंट से आपका डिलीशन होता है, रियर से आपका इंसर्शन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ओनली रियर पॉइंटर चेंज, सी वाला आंसर हो जाएगा आपका, ओनली रियर पॉइंटर विल चेंज। नेक्स्ट है, कंसिडर एन एरे ऑफ ए 20, 10। तो यहाँ पे एरे का नाम है ए और नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 20 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी दे दिए यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 10। अज्यूम 4 वर्ड्स पर मेमोरी सेल, तो एक सेल का जो साइज है वो कितना है आपका, साइज कितना है यहाँ पे 4 वर्ड्स, तो एक सेल का साइज भी दे दिया। एंड द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे इज 100 और बेस एड्रेस भी गिवन है इस एरे का जो कि 100। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एरे ए 11,5, इसका एड्रेस अब आपको फाइंड आउट करना है। एज्यूम रो मेजर स्टोरेज, तो अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका डाटा कुछ इस तरह से स्टोर होता है आपका, जैसे ये एलिमेंट है, ये हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर कर रहे हैं, तो ये आपकी रो है, कौन सी रो है, रो नंबर 1, ये आपकी रो नंबर 2, ये आपकी रो नंबर 3, तो 3 रो है इसमें। ऐसे ही यहाँ पे ये आपके कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये आपका कॉलम 3 है। अब इनको रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किया गया है, तो आपका रो मेजर ऑर्डर में कैसे स्टोर होता है, रो मेजर ऑर्डर में पहला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो पहली रो आपकी स्टोर हो चुकी है, तो रो वाइज हम स्टोर करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाली रो आपकी स्टोर हो जाएगी 4, 5 और ये आपका 6, नेक्स्ट वाली रो आपकी 7, 8 और ये आपकी 9। तो आपने रो वाइज यहाँ पे स्टोर कर लिया एलिमेंट को, तो ये होता है आपका रो मेजर ऑर्डर। अब इसमें जो गिवन आपको नंबर ऑफ रो 20, नंबर ऑफ कॉलम 10, इसमें से आपको 11,5 की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अब हमें इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है ए 11,5 का, तो यहाँ पे 11th रो में पहुंचना है हमें, 11th रो, तो आपको 11 की 11 रो क्रॉस करनी पड़ेगी पहले, तो 11 रो क्रॉस करनी है और साथ में अब हर एक रो में कितने कॉलम है, यहाँ पे 10 कॉलम्स है, तो जैसे पहली वाली रो आपने क्रॉस करी तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ कॉलम भी तो क्रॉस करोगे, कितने कॉलम बनेंगे आपके 10 कॉलम्स,
तो हर एक रो में 10 कॉलम आप क्रॉस करोगे साथ में, तो 11 रो क्रॉस करी और साथ में आपने 10 कॉलम क्रॉस किए। तो इस तरह से टोटल कितने एलिमेंट आप क्रॉस करके आए हो? अब 110। तो अब आप इस वाली रो में पहुंच चुके हो, 11th वाली रो में पहुंचे हो, ठीक है, इतने एलिमेंट क्रॉस करके। अब इस वाली रो में आपको 5th वाले एलिमेंट तक और जाना है। तो कौन से एलिमेंट तक जाना है? 5th वाले एलिमेंट तक। तो मतलब कि 5 कॉलम और आपको क्रॉस करने हैं। तो 110 आप क्रॉस करके आ चुके हो, प्लस में 5 कॉलम और क्रॉस करने हैं, तब आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंच पाओगे। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए आपके? 115 एलिमेंट्स आपने क्रॉस करने हैं। और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है? 4 वर्ड्स। तो एक एलिमेंट का साइज है 4 वर्ड। तो 115 का साइज कितना होगा? 115 का साइज होगा 115 गुना 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 460। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो 11 रो क्रॉस करनी पड़ेगी। हर एक रो में 10 कॉलम है, तो टोटल कितने सेल या टोटल एलिमेंट कितने क्रॉस किए? 110। प्लस में अब 5th वाले कॉलम में पहुंचना है, 5th वाले एलिमेंट पे पहुंचना है पर्टिकुलर उस रो में। तो आपको 5 कॉलम क्रॉस करने पड़ेंगे, उसके लिए 5 एलिमेंट और क्रॉस करने पड़ेंगे। अब तो 110 प्लस 5 कितने हो गए? 115। तो टोटल आपका साइज कितना आ गया? 460। क्योंकि एक एलिमेंट 4 वर्ड्स का है, तो 115 एलिमेंट जो आप क्रॉस करके आए हो वो कितने होंगे? 460। तो इसका साइज आ गया ये, ठीक है। ये एक टाइप से एड्रेस आ चुका है कि आप इतना वर्ड्स मेमोरी साइज ट्रेवर्स करके आ चुके हो। अब इसका बेस एड्रेस था 100, तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? तो भाई बेस एड्रेस 100 है, इसमें 460 और ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 560। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए वाला। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन इनटू इट्स इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इन फिक्स एक्सप्रेशन गिवन आपको a प्लस बी, ये आपका एक्सपोनेंशियल डी, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट यूज हुई है, फिर डिवाइड, फिर ओपन ब्रैकेट e माइनस एफ ओपन ब्रैकेट क्लोज प्लस जी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बोर्डमास रूल, बोर्डमास रूल। तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए अंदर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, फिर आपका प्लस है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है एक्सपोनेंशियल की। तो इसको सोल्व करेंगे और इसको कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका पोस्ट फिक्स में क्या आ जाएगा? पहले b लिखेंगे, फिर d लिखेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेटर आएगा। अब यहाँ पे प्लस है और ये a है, तो आपको a और बी डी एक्सपोनेंशियल इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे a आ जाएगा, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका। पूरी ब्रैकेट आपकी सोल्व हो चुकी है। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे e माइनस एफ है, तो ये तो सिंपली आपका e और f और ये आपका माइनस। अब यहाँ पे इनके बीच में डिवाइड है और ये आपका प्लस g। तो यहाँ पे अब डिवीजन ऑपरेटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी की है ना कि इस प्लस की, तो डिवीजन को परफॉर्म करना होगा। तो इन दोनों को डिवाइड करना है, तो आपको एज इट इज ये पूरा पूरा ऑपरेंड लिखना है यहाँ पे पहले। तो a b d एक्सपोनेंशियल और ये प्लस, अब ये पूरा ऑपरेंड आ जाएगा आपका e f और ये माइनस। अब आपका ऑपरेटर आएगा डिवीजन। अब ये पूरा आपका सोल्व हो चुका है। अब प्लस g, तो g इसमें ऐड करना है, तो g पहले लिख दो यहाँ पे और फिर प्लस आ जाएगा। तो फाइनली आपका ये पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए वाला। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। S1 ए क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 स्टैग, और S2 स्टेटमेंट क्या है? ए स्टैग कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 क्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो एक क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 स्टैग चाहिए यहाँ पे। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि एक स्टैग आपका रियर से क्या करेगा? इंसर्ट करेगा, और दूसरा स्टैग आपका डिलीट करने के लिए, तो फ्रंट के लिए।
तो इस तरह से एक क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 स्टैक चाहिए यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 क्यू, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, क्योंकि स्टैक में एक आपका पुश ऑपरेशन होता है, तो एक पुश ऑपरेशन के लिए एक क्यू रिक्वायर है यहाँ पे, और एक आपका पॉप ऑपरेशन होता है, तो पॉप ऑपरेशन के लिए भी एक क्यू रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने क्यू रिक्वायर है एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, 2 क्यू। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, S1 एंड S2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, ए बाइनरी ट्री T हैज n नंबर ऑफ लीफ नोड, द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ डिग्री 2 इन T इज। तो एक बाइनरी ट्री गिवन है, तो बाइनरी ट्री में क्या रहता है आपका, चिल्ड्रन या तो आपके 0 हो सकते हैं, या फिर आपके 1 या फिर 2। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने मिलते हैं बाइनरी ट्री में, 2 मिलते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लीफ नोड दे दिया आपको, नंबर ऑफ लीफ नोड कितनी है, लीफ नोड का मतलब इनके जो चिल्ड्रन है वो 0 है आपके, तो यहाँ पे हैविंग चिल्ड्रन 0, लीफ नोड का मतलब क्या होता है, हैविंग चिल्ड्रन 0। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ डिग्री 2 बतानी है, कितनी हो जाएगी, मतलब कि इंटरनल नोड आपको फाइंड आउट करनी है इसमें, कि क्या फाइंड आउट करनी है, इंटरनल नोड, क्योंकि इंटरनल नोड के ही चिल्ड्रन 2 रहते हैं इसमें, उनकी डिग्री आपकी 2 रहेगी इंटरनल नोड की। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो एक ट्री यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका एक बाइनरी ट्री है यहाँ पे, और हर किसी के चिल्ड्रन कितने हैं यहाँ पे, 2 है। तो अब अगर हम लीफ नोड की बात करें तो ये आपकी सबसे लोवेस्ट वाली लीफ नोड है सारी की सारी, ये सारी कौन सी नोड है आपकी, लीफ नोड। तो लीफ नोड यहाँ पे कितनी है, 4। अब इंटरनल नोड कितनी है फिर, तो इंटरनल नोड यहाँ पे ये वाली इंटरनल नोड है, ये कितनी आपकी 3। तो इंटरनल नोड कितनी हो चुकी है यहाँ पे, 3, क्योंकि इंटरनल नोड के चिल्ड्रन कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। अब इस वाले ट्री में आपको ये इंटरनल नोड ही फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ नोड्स ऑफ डिग्री 2, तो इंटरनल नोड कितनी हो जाएगी। तो यहां से अब थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा, अगर लीफ नोड आपकी 4 है तो इंटरनल नोड कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे अब लीफ नोड कितनी है, n नंबर ऑफ लीफ नोड है, तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड या नंबर ऑफ नोड्स ऑफ डिग्री 2 कितनी हो जाएगी फिर, n-1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n-1। नेक्स्ट है, ए बाइनरी सर्च ट्री इज जनरेटेड बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। तो यहाँ पे आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, BST। अब इस ऑर्डर में आपको इंसर्ट करना है द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री ऑफ द रूट। तो आपको नंबर ऑफ नोड फाइंड आउट करने हैं लेफ्ट में और राइट में। तो चलो BST बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया आपका 50, फिर आया 15, तो 15 आपका 50 से छोटा है। फिर आया 62, तो ये 50 से बड़ा है। अब आया 5, 5 आपका 50 से छोटा है और 15 से भी क्या है, छोटा, तो 15 के यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर आया 20, तो 50 से छोटा और 15 से बड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आया आपका 58, तो 50 से बड़ा है और 62 से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 58। नेक्स्ट आया 91, 50 से बड़ा, 62 से भी बड़ा है आपका, 62 से भी बड़ा है, तो 91 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर आया आपका 3, 50 से छोटा 15, 15 से भी छोटा 5, अब 5 से भी छोटा है आपका 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। 8, 50 से छोटा, 15 से भी छोटा और 5 से बड़ा, तो यहाँ पे 8 इंसर्ट हो जाएगा। फिर आया आपका 37, अब 37 आपका 50 से छोटा है और 15 से बड़ा है और 20 से भी आपका बड़ा है, तो यहाँ पे 37 आ जाएगा। फिर आया आपका 60, तो 50 से बड़ा और 62 से छोटा और 58 से बड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। लास्ट में आया 24, 50 से छोटा और 15 से बड़ा और 20 से भी क्या है आपका, बड़ा है ये,
20 से भी क्या है आपका 24 बड़ा है, तो 37 से बट छोटा है, 37 से क्या है छोटा। तो ये आपका BST बन चुका है। अब नंबर ऑफ नोड इन द लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट में देखो कितनी आपकी 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आपकी लेफ्ट में, और राइट में 1 2 3 और 4 आपकी 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7,4। नेक्स्ट है कंसिडर एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनसॉर्टेड सिंगल लिंक लिस्ट। सपोज इट हैज इट्स रिप्रेजेंटेशन विद ए हेड एंड ए टेल पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे एक हेड पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, और एक टेल पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। गिवन द रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन बिग ऑफ वन टाइम, मतलब कि कांस्टेंट टाइम में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अनसॉर्टेड सिंगल लिंक लिस्ट गिवन है, और इसके अंदर दो पॉइंटर है आपका, एक हेड और एक आपका टेल पॉइंटर। हेड पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, टेल पॉइंटर क्या कर रहा है, लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, गिवन द रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन बिग ऑफ वन टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, इंसर्शन एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर आपको लिंक लिस्ट के फ्रंट में ऐड करना हो, कोई भी एलिमेंट ऐड करना हो लिंक लिस्ट में, तो आप इजीली यहाँ पे कांस्टेंट टाइम में ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको सिंपली हेड पॉइंटर ही यहाँ पे चेंज करना है, हेड पॉइंटर ही चेंज करना है, तो ये कांस्टेंट टाइम में हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो ये भी आपका कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है, लास्ट नोड के ही पॉइंटर को यहाँ पे चेंज करना है, मतलब कि टेल पॉइंटर को चेंज करना है बस। टेल पॉइंटर में उस नोड का एड्रेस इंसर्ट कर दोगे, तो ये भी आपका कांस्टेंट टाइम में हो सकता है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन है डिलीशन ऑफ द फ्रंट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर आपको फ्रंट नोड को डिलीट करना हो, तो ये भी इजीली कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि डिलीशन का मतलब हेड पॉइंटर जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, अब वो फर्स्ट को ना करके सेकंड वाले को पॉइंट करे, तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम में हो रहा है ये भी। लास्ट ऑप्शन है डिलीशन ऑफ द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। क्या यहाँ पे लास्ट नोड ये कांस्टेंट टाइम में हो सकता है? अगर इस लास्ट नोड को डिलीट करें तो कांस्टेंट टाइम में हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इससे जस्ट पहली वाली नोड पे पहले पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचना होगा, मतलब कि पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना होगा आपको। ट्रेवर्स करने के बाद में वहां पे अब सेकंड लास्ट नोड का आप पॉइंटर चेंज करोगे, तब जाकर आपका डिलीट होगा लास्ट वाला, उसको नल कर दोगे। सेकंड लास्ट नोड के टेल पॉइंटर को नल कर दोगे तो लास्ट वाला डिलीट हो जाएगा, बट सेकंड लास्ट तक पहुंचना मतलब ट्रेवर्स करना पूरी पूरी लिंक लिस्ट को, जो कि हो जाएगा बिग ऑफ एन। कितना टाइम लेगा? बिग ऑफ एन। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टाइम में नहीं हो सकता, तो आपको यही बताना था कौन सा ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म नहीं हो सकता, डिलीशन ऑफ द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स बतानी है। ए ट्री विद एन नंबर ऑफ नोड हैज n-1 एजेस। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ट्री में अगर n नंबर ऑफ वर्टिसेस है या n नंबर ऑफ नोड है, तो वहां पे नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएगी? फिर n-1 एजेस होती है ऑलवेज, क्योंकि ये एक ट्री की डेफिनेशन होती है। ट्री इज ए साइक्लिक ग्राफ विच हैज n-1 एजेस, मतलब कि जहां पे कोई लूप ना बने, जहां पे कोई लूप ना बने, कोई भी साइकिल ना बने। ए साइक्लिक का मतलब कोई साइकिल ना हो, उसी को तो बोलते हैं ट्री। तो एक ग्राफ होता है जहां पे साइकिल नहीं होती। साइकिल कब नहीं होगी? जब उसमें n-1 एजेस होगी यहाँ पे, तो ऑलवेज एक एज कम रहती है एज कंपेयर टू ग्राफ। तो पहली वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है यहाँ पे। A label rooted binary tree can be uniquely constructed given its post order and pre order traversal result। तो यहाँ पे क्या एक बाइनरी ट्री यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर आपको पोस्ट ऑर्डर गिवन हो और प्री ऑर्डर गिवन हो।
तो आप यूनिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आपका इन ऑर्डर जरूर होना चाहिए इनके बीच में। अगर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर है, तो आप यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या फिर इन ऑर्डर के साथ में आपका प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है तो भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यूनिकली एक बाइनरी ट्री। मतलब कि इन ऑर्डर का होना जरूरी है मिनिमम, तभी आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे यूनिकली। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। यहीं पे आपको वैसे तो आंसर मिल चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला, बी वाला आंसर है इसका। थर्ड वाला और चेक कर लेते हैं। ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एन नंबर ऑफ इंटरनल नोड हैज n + 1 लीव्स। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अगर किसी कंप्लीट बाइनरी ट्री में n नंबर ऑफ इंटरनल नोड है, ये कौन सी नोड है, इंटरनल नोड्स। तो ये फॉर्मूले हैं, आप याद भी कर सकते हो, लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर पाओ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स कितनी हो जाएगी फिर, n + 1 लीव्स। तो ये लीफ नोड आपकी n + 1 क्या है आपकी लीफ नोड। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे लास्ट वाली था मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। तो ये भी आपकी करेक्ट है। 2h + 1 - 1 होती है आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड। बाइनरी ट्री में कितनी पॉसिबल है, 2h + 1 - 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लीफ नोड इन ए रूटेड ट्री ऑफ n नोड्स विद ईच नोड हैविंग 0 और 3 चिल्ड्रन इज। तो यहाँ पे टोटल नोड्स गिवन आपको n नंबर ऑफ नोड्स है, आपको फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ लीफ नोड। और कंडीशन क्या गिवन है, ईच नोड हैविंग 0 और 3 चिल्ड्रन। तो ईच नोड या तो वहाँ पे 0 चिल्ड्रन मिलेंगे या फिर आपके 3 चिल्ड्रन होंगे। तो यहाँ पे बीच वाली कोई कंडीशन नहीं है कि 1 हो सकता है 2 हो सकता है। तो यहाँ पे या तो 0 चिल्ड्रन होगा या फिर 3 होगा। तो इस तरह से ये ट्री बनेगा। अब आपको नंबर ऑफ लीफ नोड फाइंड आउट करनी है। तो अगर n नंबर ऑफ नोड्स गिवन है या n नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन है, तो आपको पता है ये कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है। फिर टोटल नंबर ऑफ एजेस इस ट्री में कितनी हो जाएगी आपकी, n - 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ट्री बना लेते हैं, कोई भी एक ट्री बना सकते हो आप। अब इस ट्री में अगर हम इंटरनल नोड की बात करें, इंटरनल नोड, तो इंटरनल नोड ऐसी नोड होती है जिनके चिल्ड्रन क्या होते हैं, 0 से ज्यादा होते हैं। जिनके चिल्ड्रन 0 से ज्यादा हो वो आपकी इंटरनल नोड कहलाती है। तो यहाँ पे इंटरनल नोड आपकी एक तो ये हो जाएगी, एक ये और एक ये वाली। ये सारी कौन सी नोड आपकी, इंटरनल नोड। इंटरनल नोड जिनके चिल्ड्रन 0 से ज्यादा हो वो कहलाती है आपकी। और लीफ नोड कौन सी होती है, जिनके चिल्ड्रन 0 हो। तो लास्ट वाली जो नोड है ये सारी की सारी लीफ नोड है। यहाँ पे ये कौन सी नोड है, लीफ नोड्स। अब इनके चिल्ड्रन 0 है, तो इसका मतलब इस वाले ट्री में जिसमें नोड के या तो 0 चिल्ड्रन है या फिर 3 है, तो मतलब 0 चिल्ड्रन, तो ये कहलाएगी आपकी लीफ नोड। और जिनके चिल्ड्रन 3 है ये कहलाएगी आपकी इंटरनल नोड। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी आ जाएगी, फिर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर हमें इंटरनल नोड को रिप्रेजेंट करें i से और लीफ नोड को रिप्रेजेंट करें l से, तो i + l हो जाएगी। एक ये फॉर्मूला यहां से ड्राइव होता है। तो i का मतलब क्या आपका, i का मतलब है इंटरनल नोड, इंटरनल नोड्स। और आपका l का मतलब क्या है यहाँ पे, लीफ नोड। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी बनेगी, फिर इंटरनल प्लस लीफ नोड। और इंटरनल नोड जिनके चिल्ड्रन 3 हो और लीफ नोड जिनके चिल्ड्रन 0 हो, तो टोटल नोड यही आने वाली है। अब यहां पे बात करते हैं इंटरनल नोड की। तो ईच इंटरनल नोड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ईच इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 3 चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन में गिवन ही है कि या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 3। तो यहाँ पे इंटरनल नोड के कितने चिल्ड्रन होंगे, 3 होंगे। विच मीन्स ईच इंटरनल नोड कंट्रीब्यूट्स 3 एजेस
टू द ट्री, टू द ट्री। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक नोड के, हर एक इंटरनल नोड के अगर 3 चिल्ड्रन होंगे तो वो ईच इंटरनल नोड कितना कंट्रीब्यूट करेगी टोटल एजेज में से 3 एजेज। ठीक है, तो हर एक नोड यहाँ पे 3 एज कंट्रीब्यूट करती है फॉर ए ट्री। तो यहां पे अब टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी आ जाएगी, फिर टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी आ जाएगी यहां पे, अगर आई नंबर ऑफ इंटरनल नोड है और ईच इंटरनल नोड कंट्रीब्यूट 3 एजेस, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हो जाएगी 3i। समझ आया, यहाँ पे 3i हो जाएगी। तो अब यहीं से हम निकालने वाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारी स्टार्टिंग में लिखी n-1i, यहां पे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी आई आपकी 3i। तो दोनों को इक्वेट कर दो यहां पे, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 3i। ये कितना हो गया 3i। अब यहां पे i की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो i आ जाएगा यहां से आपका n-1 डिवाइड बाय 3, दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू, तो एक इक्वेशन आपके सामने ये आ चुकी है। इंटरनल नोड कितनी आएगी फिर, इक्वल टू n-1 3, नंबर ऑफ इंटरनल नोड विल बी इक्वल टू n-1 अपॉन 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी आपकी i प्लस l। तो टोटल नंबर ऑफ नोड स्टार्टिंग में आपको गिवन भी थी, n नंबर ऑफ नोड है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड मतलब कि n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका i प्लस l। अब इसमें से आपको l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो l मतलब कि नंबर ऑफ लीफ नोड आपको फाइंड आउट करना था। आपके सामने i की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दो, तो यहां पे n और i आपका आया n-1 अपॉन 3 प्लस l। तो बस इस इक्वेशन को अब सोल्व करना है और l की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो l की वैल्यू आएगी n-1 अपॉन 3। तो ये आपका हो जाएगा, अगर 3 LCM आ जाए तो 3n माइनस n प्लस 1 अपॉन 3, तो ये आपका आ चुका है अब 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये आपका l फाइंड आउट हो चुका है, मतलब कि नंबर ऑफ लीफ नोड कितनी आ जाएगी 2n प्लस 1 अपॉन 3। तो ये आंसर हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपका बाइनरी ट्री भी गिवन हो सकता है कि यहाँ पे दे दे विद ईच नोड हैविंग 0 और 2 चिल्ड्रन, तो भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, बस आपको इसका मेथड, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है पूरा पूरा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे मूव करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए हीप विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट द रूट, द 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन टाइम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हीप की, तो ये आपका मीन हीप यूज हुआ है, मिनिमम हीप। तो मीन हीप में क्या रहता है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो ऑलवेज रूट पे रहता है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे होता है आपका, रूट पे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट रूट, तो ऑलवेज रूट पे रहेगा। अब आपको इसमें 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, कितनी हो जाएगी। तो आपको हर एक लेवल पे यहाँ पे ट्रेवर्स करना होगा, हिपिफाई करना होगा, रिकंस्ट्रक्ट करना होगा मिनिमम हीप को। तो पहले वाला स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम जब उसको हिपिफाई करोगे तो आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा। ऐसे ही आपको 7 टाइम हिपिफाई करना होगा, 7 टाइम हिपिफाई करना होगा हमें इस हीप ट्री को, इस मीन हीप ट्री को, तब जाके आपको 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा। 7 टाइम हिपिफाई करने का मतलब कितना टाइम लगेगा फिर, log n। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका log n, बिग ऑफ log n। नेक्स्ट है द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री आर। तो यहाँ पे इन ऑर्डर गिवन है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन है, वो क्या है आपका डी, फिर आपका बी, ई, ए और आपका एफ, सी और जी, और यहाँ पे साथ में गिवन है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल।
तो प्री ऑर्डर के अंदर आपका ए बी, ये आपका डी ई सी और आपका एफ और ये आपका जी। पोस्ट ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। तो पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करने से पहले आपको ये ट्री बनाना होगा। अगर आप ये ट्री बना लेते हो बाइनरी ट्री, उसके बाद उस ट्री से पोस्ट ऑर्डर निकल आएगा। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इन ऑर्डर में आपको पता है कि पहले लेफ्ट आता है आपका, फिर आपका राइट आता है, सॉरी फिर आपका पहले लेफ्ट आता है, फिर आपका रूट आएगा, फिर आपका राइट आएगा इन ऑर्डर में। और प्री ऑर्डर में क्या रहता है कि पहले रूट आता है, पहले रूट। तो प्री ऑर्डर हमें रूट देगा, तो यहां से पहले आपका रूट आएगा। तो ए आपका रूट आ चुका है यहाँ पे, तो ए आपका रूट में रहेगा, ये लो जी। अब इन ऑर्डर में चेक करो ए कहां पे है, ये रहा। तो ए के लेफ्ट में ये वाले आएंगे एलिमेंट, तो लेफ्ट में कौन आएगा, डी बी और ई। और इसके राइट में ये वाले आपके एफ सी और जी, पता चल गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट डी बी ई, तो डी बी ई में से नेक्स्ट आपका यहाँ पे बी आ रहा है, देखो तो बी आपका रूट हो जाएगा अब, क्योंकि ये प्री ऑर्डर में पहले आता है, तो बी आपका रूट। तो ये बी आपका रूट, बी के लेफ्ट में डी है, तो यहाँ पे बी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रूट में कौन आएगा, बी। और बी के लेफ्ट में कौन आ रहा है, डी, तो बी के लेफ्ट में डी। और राइट में कौन आ रहा है आपका, ई, ये लो जी, क्योंकि ये राइट में आ रहा है। ऐसे ही आपको एफ सी और जी में से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये डी और ई कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा सी, तो यहाँ पे रूट में कौन आ गया, सी आ गया। और सी के लेफ्ट में एफ, तो ये आपका एफ आ जाएगा यहाँ पे। और इसके राइट में जी, ये लो जी जी, तो आपका ये ट्री बन चुका है यहाँ पे, ये आपका ट्री बन गया। अब आपको इसका पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और कुछ नहीं है। तो पोस्ट ऑर्डर में आपको पता है पहले क्या आता है, पोस्ट ऑर्डर में पहले आएगा आपका लेफ्ट, फिर आपका राइट और लास्ट में आपका रूट, ये लो जी। तो इस ट्री के लेफ्ट में गए, ठीक है। अब इसके भी लेफ्ट में जाएंगे, तब जाके हमें रूट पे जाना है, तो वापिस तो यहाँ पे डी आ गया। अब इसके रूट पे गए, फिर हम जाएंगे राइट में, तो ई आ गया। फिर रूट पे जाएंगे, बी आ गया। अब वापिस आओ ए पे, ये रूट है इसके, क्योंकि आपने लेफ्ट वाला कवर कर लिया ये पूरा। तो अब राइट में जाना होगा, राइट में गए, यहाँ रूट मिला, तो रूट पे ना जाके इसके लेफ्ट में जाएंगे जो कि आपका एफ, फिर इसके राइट में जाएंगे जो कि आपका जी, फिर हम रूट पे आएंगे जो कि है सी, फिर फाइनली ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ई बी एफ जी सी ए, तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, डी ई बी एफ जी सी ए।